प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। अव्यय यानी अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंत में भी कभी कभी ये तद्धित प्रत्यय लगता है। हाँ, अव्यय। ठीक है, तो किन किन के अंत में लगता है ये जान लीजिए। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय उससे अलग है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय इनके अंत में लगते हैं। बिल्कुल सही हार्दिक अग्रवाल, सही लिखा है आपने जय। हाँ विनीता, बिल्कुल सही है ना। तो ये जो है ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगते हैं। तो आप इसको परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए आप, उदाहरण मैं आपको देती हूं। जैसे कि देखिए, अब ये है शब्द खट्टा। एक सेकंड, खट्टा। बच्चों खट्टा शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, क्या है खट्टा? बताइए आप लोग, बोलिए खट्टा। विशेषण, वेरी गुड, शाबाश। खट्टा विशेषण है। अब इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा आस। शब्द क्या बन जाएगा बच्चों? खटास। अब खटास लिखते समय, हाँ बिल्कुल सही, खटास। तो खटास लिखते समय ये ध्यान रखना है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि यहाँ पर ये आधा टा हट जाएगा और खटास, ये आ इसमें टा में ही जुड़ जाएगा। तो दीर्घ संधि का उदाहरण यहाँ पर फिट बैठ रहा है, दीर्घ संधि का उदाहरण नियम लागू हो रहा है यहाँ पर, है ना। कि यदि बड़ा आ यानी दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलेंगे तो वो दीर्घ आ ही रहेंगे, खटास। और ये आधा टा यहाँ से हट जाएगा, है ना, तो खटास हो जाएगा। अब ये खटास शब्द जो हमें पता मिला है, इसको कहेंगे तद्धितांत। क्या कहेंगे? तद्धितांत। जैसे कि आपने कृत प्रत्यय पढ़ा था, कृत प्रत्यय में आपको जो प्रत्यय जो मूल वो पूरा शब्द मिला था, यानी जो प्रत्यय आप लगाकर नया शब्द बना रहे थे, वो नया शब्द कहलाता था कृदंत। क्या कहलाता था? कृदंत। कृत प्रत्यय में यानी धातुओं के अंत में कृत प्रत्यय जोड़कर जो आप नया शब्द आपको में प्राप्त होता था, उसको क्या कहते हैं? कृदंत। कृदंत, है ना। और इसको जो है, इसमें जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में जो प्रत्यय जोड़कर हमें नया शब्द प्राप्त होता है उसे कहते हैं तद्धितांत। ठीक है, तो ये तद्धितांत है। इतना क्लियर हो गया? तद्धितांत क्या है? तद्धितांत खटास है यहाँ पर। और ये जो है चूंकि विशेषण के अंत में जुड़ा है, इसलिए ये प्रत्यय क्या कहलाएगा? ये प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। यदि ये प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ा होता तो क्या कहलाता? तो कृत प्रत्यय कहलाता। लेकिन यहाँ पर ये विशेषण के अंत में जुड़ा है, इसलिए ये तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? बताइए बच्चों, समझ में आया? एक सेकेंड, तद्धित प्रत्यय क्लियर हो गया ना? गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं तद्धित प्रत्यय के भेदों की ओर। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों तद्धित प्रत्यय के कहीं पर 9 भेद लिखे हैं, कहीं पर 10 भेद लिखे हैं। आपकी बुक में शायद 10 भेद हैं आप तद्धित प्रत्यय के। हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं अब तद्धित प्रत्यय के भेद। कितने भेद होते हैं? तो जैसे आपने कृत प्रत्यय में भी पढ़े थे, वैसे ही तद्धित प्रत्यय के भेद हैं, है ना। कि तद्धित प्रत्यय के
लगने से, अंत में लगने से जो नया शब्द प्राप्त होता है वो क्या है, वो हमें किसका बोध करा रहा है, कर्ता का बोध करा रहा है, भाव का बोध करा रहा है, या हमको वो लघुता का बोध करा रहा है, तो उसी हिसाब से वो प्रत्यय उसका नाम रख देते हैं। अगर कर्ता का बोध करा रहा है, जो पूर्ण शब्द हमें प्राप्त हुआ यानी तद्धितांत प्राप्त हुआ, वो तद्धितांत यदि कर्ता का बोध करा रहा है तो वो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, है ना। चलिए उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझते हैं एक बार। देखिए, जैसे कि पहला प्रत्यय आपका है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। पहला प्रत्यय क्या है बच्चों? कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए आप, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जैसे कि आपने शब्द लिखा, अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कर्तवाचक कृत प्रत्यय भी होता है, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय भी होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर बनता है, और कर्तवाचक कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर बनता है, और कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगकर बनेगा, है ना। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब देखिए, शब्द है आपका यहाँ पर कल चित्र, शब्द यहाँ पर दिया मैंने चित्र, और इसमें मैंने प्रत्यय जोड़ा कार। बताइए बच्चों, क्या शब्द बन जाएगा यहाँ पर? चित्रकार। बिल्कुल सही, चित्रकार। अब चित्रकार शब्द जो बना, ये चित्रकार शब्द जो बना, यह शब्द बताइए किसका बोध करा रहा है? ये तद्धितांत है, कर्ता का, कर्ता का बोध करा रहा है। बिल्कुल सही। चित्रकार यानी चित्र, चित्र बनाने वाला। अब चित्र बनाने वाला तो कर्ता हो गया ना, क्योंकि कार्य कर रहा है, कार्य करने वाला कर्ता, तो चित्र बनाने वाला कर्ता हो गया, है ना। तो चूंकि यह कर्ता का बोध करा रहा है, ये तद्धितांत, इसलिए ये प्रत्यय कौन सा होगा? कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। क्लियर? अब देखिए अगला प्रत्यय, अगला प्रत्यय आपके में कौन सा दिया हुआ है, बताइए बच्चों? भाववाचक। हाँ, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब आपको देखना है कि जो हमें तद्धितांत प्राप्त हो, यानी पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में हो। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में हो, है ना, धातु के अंत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो तद्धितांत प्राप्त हो उससे भाव का बोध हो, तब वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, है ना। जैसे कि देख लीजिए अब आप अगला, बूढ़ा शब्द लेते हैं हम, क्योंकि ये 2 साल लगातार मैंने दिया था और इसमें जो है बच्चे गलत करते हैं। बूढ़ा, मात्रा बच्चों ध्यान रखिएगा, बा पर किसकी लगी है यहाँ मात्रा? बा पर किसकी मात्रा है? बड़े। बूढ़ा शब्द में हमने आपा प्रत्यय जोड़ा, यहाँ पर भी बच्चों दीर्घ संधि का ही नियम लागू होगा। आ और आ मिलेंगे और आ ही रहेंगे, तो यहाँ पर आ और आ मिलकर आ रहेंगे, और ढा में आ लगा हुआ है तो ये आ ही, आ की मात्रा ही रहेगी। यहाँ पर पीछे पा दिया है, पा यहाँ पर आ गया। अब बच्चों बताइए आगे क्या लगना है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बा पर कौन से ऊ की मात्रा लगेगी? यहाँ पर छोटे ऊ की। यही मिस्टेक बच्चे करते हैं कि उनको ये शब्द दे दिया जाता है, ये वाला, ये शब्द दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तब वो क्या करते हैं बच्चों पता है? आधे बच्चे करते हैं बूढ़ा और प्लस आपा लिखते हैं या पा लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं,
आपा, तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया ना, तो इसमें नंबर नहीं मिलते, फिर पूरा कट जाता है यहाँ से, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यही चीज मेन पढ़नी है आपको कि मूल शब्द आपका है क्या, है ना। अब देखिए यहाँ बूढ़ा में आपा लगने से जो तद्धितांत प्राप्त हुआ, ये किसका बोध करा रहा है बच्चों? भाव का। तो इसलिए यह प्रत्यय जो होगा, यह तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा, इस तरह के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे। चलिए आगे चलते हैं हम अगले भेद की ओर। अगले भेद की ओर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए बच्चों, अब जो है अगला प्रत्यय है आपका संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में बच्चों जो तद्धितांत प्राप्त होता है वो हमें संबंध का बोध कराता है, उन शब्दों से संबंध का बोध होता है। अब संबंध का बोध बच्चों कोई जरूरी नहीं कि रिश्ते ही हो। चलिए मैं उदाहरण तो पहले आपको वही देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर शब्द है आपका नानी, इसमें प्रत्यय जोड़ा हाल, क्या बन गया बच्चों बताइए, यहाँ पे क्या बनेगा, जरा लिख के बताइए। हाँ बिल्कुल सही, हार्दिक अग्रवाल ने बिल्कुल सही लिखा है, ननिहाल। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ना पर ये जो मात्रा है बड़ी ई की, ये छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी, हाल प्रत्यय में ये लगाएंगे तो, हाल प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तब ये मात्रा छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी, यही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और यहाँ ना की मात्रा जो है, ना से आ की मात्रा हट के छोटा ना, ना यहाँ पर आ की मात्रा हट जाएगी और ह्रस्व आ यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ननिहाल शब्द जो प्राप्त हुआ यानी नानी संबंधी या नानी से संबंध रखने वाला, नानी संबंधी संबंध बता रहा है यहाँ, तो इसलिए यहाँ पर हाल शब्द होगा संबंध, ये जो हाल प्रत्यय है संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर केवल रिश्ते ही नहीं होते, बल्कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नीति शब्द दिया है, नीति, नीति में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया, बच्चों बताइए क्या बनेगा एक बार, नैतिक, जरा टाइप करके बताना। शाबाश हार्दिक, बिल्कुल सही विनीता, नैतिक एकदम सही आप लोगों ने लिखा है, यही मिस्टेक बच्चे करते हैं, नैतिक, है ना। नैतिक शब्द प्राप्त हुआ, अब ये जो नैतिक हमें तद्धितांत प्राप्त हुआ है, ये हमें किसका बोध करा रहा है बच्चों? नीति संबंधी, नैतिक का अर्थ हो गया नीति संबंधी, है ना। तो यह भी संबंध का ही तो बोध करा रहा है, तो यह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। एक प्रत्यय क्या होगा? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि इससे जो तद्धितांत प्राप्त हुआ है यह नीति का बोध करा रहा है, ठीक। इसी तरह से जैसे कि पंजाबी है, गुजराती है ना, तो पंजाब संबंधी, गुजरात संबंधी। अब पंजाबी और गुजराती दो तरह से प्रयोग करते हैं, एक तो हम ऐसे कहते हैं कि वो पंजाबी है या रमेश पंजाबी है, तो यहाँ पर हो गया रमेश पंजाब से संबंध रखने वाला है, यानी पंजाब से संबंधित है ना। दूसरा हो गया भाषा के लिए प्रयोग करते हैं पंजाबी, अब भाषा के लिए प्रयोग करते हैं वो अलग बात हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि यहाँ पर नीति संबंधी, तद्धितांत नीति संबंधी
इसका अर्थ है और नीति से संबंध रखने वाला यानी संबंध का बोध करा रहा है। ओके, चलिए अगला। बच्चों आपने एक्सरसाइज फिल कर ली तद्धित प्रत्यय वाली, फर्स्ट एक्सरसाइज। आज मिल जाएगी पहले वाली, पहला पैरा, और नहीं, आज दूसरा और तीसरा मिल जाएगा। पहला तो आपको मिल चुका, पहला पत्र मिल चुका, दूसरा तीसरा आज मिल जाएगा, तो आप उसको फिल कर लीजिए। तीसरा चौथा पांचवा आज मिलेगा, है ना। तो तीसरा चौथा पांचवा आप बिना देखे फिल कीजिएगा और उसके बाद मिलान कर लीजिएगा। हाँ, अभ्यास पत्र पहला दूसरा पहले मिल गया था आपको, तीसरा चौथा पांचवा आज मिलेगा, तो आप बिना देखे फिल कीजिएगा, देख के नहीं कीजिएगा, उसके बाद मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसमें मिलान की आवश्यकता नहीं, हमारा अलग होगा, आप कुछ और लिखोगे, तो देख लीजिएगा, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा वो सही है अथवा नहीं। अब देखिए अगला, अगला प्रत्यय, अगला प्रत्यय है लघुतावाचक। लघुतावाचक यानी लघु का बोध कराने वाला। किसका बोध कराने वाला बच्चों? लघु का बोध कराने वाला, है ना, लघुतावाचक। देखिए जैसे कि डिब्बा शब्द है, डिब्बा शब्द बच्चों, इसमें हमने जोड़ा प्रत्यय इया। अब परिवर्तन क्या होगा? ये बच्चों या है। अच्छा, हाँ, डिबिया, बिल्कुल सही अर्पिता ने बताया, यहाँ बन जाएगा डिबिया, यानी यहाँ पर से बा हट जाएगा, आधा बा हट जाएगा, और इस बा में आ की मात्रा हट के ये ई जुड़ जाएगी, ये वाली, ये ई इसमें जुड़ जाएगी, और ये आ की मात्रा ये हट जाएगी, है ना, इसकी जगह ये जुड़ जाएगी, तो डिबिया बन गया। अब डिबिया शब्द बच्चों, डिब्बा बड़ा होता है या डिबिया क्या बड़ा होता है? डिब्बा, तो डिबिया डिब्बे से छोटी हो गई ना, बोलिए। डिब्बी डिब्बा डिबिया डिब्बे से छोटी हो गई यानी लघु हो गई, तो यहाँ लघुता का बोध हो रहा है ना। तो ये इस प्रकार के लघुतावाचक, यह जो तद्धितांत प्राप्त हुआ है, यह हमें लघुता का बोध करा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रत्यय या प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इसी प्रकार मैं बच्चों आपको बता दूं खाट। अब खाट में या प्रत्यय जोड़ने से खटिया बना, है ना, तो खटिया लघुता का बोध करा रहा है। इसी तरह से टोकरा, टोकरा शब्द बड़ा है, और टोकरी यानी उसका छोटा रूप, तो लघुता का बोध करा रहा है, वो उससे लघु है ना। घंटा, घंटा शब्द में ई प्रत्यय जोड़ा, बन गया घंटी, तो वो लघुता का बोध करा रहा है, घंटी लघुता का बोध करा रही, घंटे से छोटी घंटी, है ना। तो इस प्रकार के जो तद्धितांत प्राप्त होते हैं उनमें लगे हुए प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर हो रही है ना बात? सबको समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताओ। यस, गुड, गुड। चलिए, हाँ, अनीश, अनीश बहुत अच्छा बच्चा बन गया भाई, अनीश की मैं फिर से तारीफ कर रही हूँ। गणनावाचक, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय में गणना का बोध होता है, यानी गणना का बोध किससे होता है? जो तद्धितांत प्राप्त होते हैं उनसे। जैसे कि हरा प्रत्यय है, प्रत्यय है हरा, अब इसमें हमने जोड़ा एक, हो गया इकहरा, क्या हो जाएगा? इकहरा, ये यहाँ ए जो है वो ई में परिवर्तित हो जाएगा, बन जाएगा इकहरा। इसी तरह से दो, दो में हरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दोहरा, दोहरा, दोहरा भी बोलते हैं, दोहरा, वैसे दोहरा ज्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये गणना का बोध करवा रहे हैं, इकहरा, दोहरा, तेहरा, है ना।
तो ये प्रत्यय जो होते हैं, इस प्रकार के प्रत्यय क्या कहलाते हैं? गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। हाँ, अगला देखिए, इसको इरेज कर दूं पहले। अब देखिए आगे, अगला प्रत्यय बच्चों है सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्य का मतलब होता है बच्चों समान, समान से मतलब है ना, या के जैसा, की तरह, या समान, है ना, ये सादृश्य सूचक शब्द है। तो जैसे कि मान लीजिए प्रत्यय हमने लिया सा, कहते हो आप ये जो शर्ट है ये हमको नीली सी लग रही है, नीली सी लग रही है, नीली नहीं लग रही, नीली सी यानी नीले के समान। तो वहां पर क्या हो जाएगा? सादृश्य यानी नीले के समान बताया जा रहा है, नीला सा, है ना, ये बच्चा बड़ा सीधा सा है, यानी सीधे के समान। तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं? सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय बताते हैं। नीला में सा प्रत्यय जोड़ा, सॉरी ज्यादा पास लिख दिया, एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ। देखिए बच्चों, जैसे कि नीला शब्द है, अब नीला में हमने जोड़ा सा प्रत्यय, तो बन गया नीला सा, सॉरी नीला सा, ठीक है, यहाँ पे डैश भी लगा दो आप, नीले के जैसा, है ना। इसी तरह से सीधा सा यानी सीधे के समान या सीधे जैसा, है ना। इसी तरह से जैसे कि शब्द है आपके में दिया है सुनहरा, सुनहरा का मतलब सोना तो नहीं हो गया, सोने के रंग का या सोने जैसा, सुनहरा का मतलब सोने की तरह या सोने के जैसा या सोने के रंग का, है ना। तो यहाँ समान बताया जा रहा, समानता दर्शाई जा रही है। तो ये प्रत्यय जो है, ये तद्धितांत जो प्राप्त होंगे, ये तो ये क्या कहलाएंगे? इन ये किसका बोध करा रहे हैं? सादृश्य का बोध करा रहे हैं। हाँ, सादृश्यता का बोध करा रहे हैं, यानी समानता का बोध करा रहे हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ इन जो प्रत्यय है, इनमें जोड़ा गया जो प्रत्यय है मूल शब्द में, वो प्रत्यय सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां तक आप पढ़ के आइएगा। आपका समय हो रहा है तो इसलिए मैं ये मीटिंग यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन यहाँ तक आप कंप्लीट सारे प्रत्यय पढ़ लीजिए, सारे शब्द पढ़ लीजिएगा और उनमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके देख लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार। नमस्कार।